पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 आपके आने से पहले ज़रा मैंने लिखा है यहाँ पे, ये हमने किया था फाइनल अकाउंट का। पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 9, पास्ट पेपर के क्वेश्चन 9 के अंदर ये एडजस्टमेंट थी रिवैल्यूएशन की। आप ज़रा इसमें निकालें टैक्स रेट, सफ़े के एंड पे दिया हुआ है, क्वेश्चन खोलें, टैक्स रेट निकालें 25%। टैक्स नेट सरप्लस, टैक्स 25%, 75%। जी बोले 20 इंटू 25%, 5 और 15। ओके, अब आप एंट्री बता दें जो रिवैल्यूएशन की बनेगी, जनरल एंट्री। मैंने वो कहा था ये हिडन हो जाता है, एंट्री बोले एसेट डेबिट डीटीएल क्रेडिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 15। ओके, डीटीएल के अकाउंट का ब्रॉड डाउन बताओ इजलाल क्या आ रहा है? डीटीएल के अकाउंट का ब्रॉड डाउन पास्ट पेपर क्वेश्चन 9 में, डेफर टैक्स लायबिलिटी यकम अक्टूबर 14, ब्रॉड डाउन 20 जी, 30 सितंबर 15, 30 सितंबर 15 कैरी डाउन। जी कैसे कैसे आएगा? इनटू 25%, जी 23। ओके जी भाई, अब आप मुझे बता दें ये एंट्री डीटीएल को कितना हिट कर रही है? 5। ये एंट्री डीटीएल को 5 हिट कर रही है। अब आप मुझे बता दें बैलेंसिंग डीटीई कितना आ रहा है? बैलेंसिंग जी, ये याद है ना एंट्री? ये एंट्री याद करें क्या थी? एसेट बढ़ा, फिर कभी गवर्नमेंट को टैक्स देंगे एसेट बढ़ने पे, और बाकी सरप्लस को यूजर्स को ओसीआई में दे दें। ओके, जीडीटी बैलेंसिंग 2, रिकॉर्डिंग रिवर्सल, रिकॉर्डिंग रिवर्सल, रिवर्सल, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्स करंट और डेफर्ड, एड ओसीआई, डीटी बोलें 2, रिवर्सल, 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 एंट्री बोलें डीटीएल डेबिट डीटी क्रेडिट, रिवर्सल, और रिवैल्यूएशन सरप्लस बोलें कितने? 15। क्रिएट कितना हुआ? 15। ये देख लें, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, सरप्लस कितने से क्रिएट हुआ? 15 से। मैंने आपको कहा था कि इधर सरप्लस जाता ही नेट है, यूजर को शो ही नेट करते हैं। ओके, अब जरा बात तसल्ली से सुनिएगा, ये बात बहुत गौर से सुननी है आपने। जिस वक्त मैं ये सवाल करा रहा था, बड़ी गौर से सुनिए बात, जिस वक्त मैं ये सवाल करा रहा था मैंने आपको कहा था ये कॉलम बनाएं, ये कॉलम बनाएं, ये कॉलम बनाएं और ये कॉलम बनाएं, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि फाइनल अकाउंट के सवालों में भी आई कैप ये 2 कॉलम एक्सपेक्ट करेगा आपसे। बट मैंने अभी उसकी जो लेटेस्ट किताब आई है उसमें देखा है, उसने 1-2 सवालों में नहीं किया हुआ, एक सवाल में उसने किया भी हुआ ऐसा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट तो फिर हर जगह ही अप्लाई करना मुनासिब है। पिछली किताब में आई कैप ने ये नहीं किया हुआ था, इस दफ़ा वाली किताब में कर दिया है। तो इसलिए फाइनल अकाउंट के सवालों में भी आप इस एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट कर लें
ये एडजस्टमेंट हमने की हुई है, नॉर्मल क्लासेस के अंदर की हुई है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से की हुई है। इन फाइनल अकाउंट में 2-3 सवालों में है पास पेपर में रिवैल्यूएशन, वो मैं रिवाइज करके आपको उसके सोल्यूशन दे दूंगा। तो रिवाइज्ड इम्पैक्ट मैंने आपको शो कर दिया, रिवाइज्ड इम्पैक्ट शो कर दिया। ये काम याद है? कितने लोगों को याद है ये काम? ठीक है, अभी शायद रनिंग में ना हो तो भूला हो, लेकिन इतना याद है कि फायदा आया था 20, इतना याद होगा, फायदा आया था 20। इस 20 के बारे में हमने क्या कहा था? थोड़ा सा डेफर करके गवर्नमेंट को दे देंगे, बाकी यूजर के लिए है। ये याद आ रहा है? थोड़ा सा डेफर करके गवर्नमेंट को दे देंगे और बाकी किसके लिए है? यूजर्स के लिए है। इसकी एंट्री क्या की थी? आपको ये भी याद है कि ये कॉलम हाइड कर दिया था? हाथ खड़ा करें जरा, ये बात याद हो, ये कॉलम हाइड कर दिया था। एंट्री क्या की थी? एसेट डेबिट, डीटीएल, क्रेडिट, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, क्रेडिट। अब इसकी पोस्टिंग देख लें, पोस्टिंग कैसे हुई? एसेट डेबिट, डीटीएल, क्रेडिट और रिवैल्यूएशन, सरप्लस, क्रेडिट। 5 कहां गया? मैंने तो क्लास में यहां 20 शो किया हुआ है, अब घर जाके देखेंगे सॉल्यूशन में भी 20 है। 5 कहां गया? ये 5 आ गया, ये 5 आ गया। ये भी क्रेडिट साइड पे आया, ओसीआई भी क्रेडिट साइड ही है, फायदा। चलें नोट कर, तो लिख लें फाइनल अकाउंट में भी ये एडजस्टमेंट किया करें। टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट, हेडिंग दे दें, टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट इन पास पेपर क्वेश्चन 9। टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट। अच्छा भाई इधर देखिए, एक मिनट इधर देखें। ये कोई नहीं, आईएएस 12 आप रिवाइज करेंगे, याद आ जाएगा। मुझे फाइनल अकाउंट के बता दें सवाल में क्या क्या डाटा जाना है, बता दें, बता दें। सर्कल लगाए थे मैंने 3-4, किस पे सर्कल लगाया था? डेप्रिसिएशन। ये कहां जानी है? एक्सपेंसेस के अंदर। अच्छा, ये कहां जाने? बैलेंस शीट के अंदर। ये कहां जाने? बैलेंस शीट के अंदर। आपको याद है मैंने इधर 20 को सर्कल लगाया था, इस ऊपर वाले 20 को लगाया था। अब 20 का स्प्लिट करके 5 और 15 हो गया। तो मेरे ख्याल से अगर आप घर जाके देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? 10 पे सर्कल लगा हुआ, 220 पे सर्कल लगा हुआ और इस 20 पे सर्कल लगा हुआ, ये आपको नजर आएगा। घर जाके आप देखेंगे ये 3 आपको सर्कल नजर आएंगे। लेकिन अब इस 20 के कितने हिस्से कर दिए? 2, 5 और 15। अब 5 कहां ले जाएं? फिर कभी गवर्नमेंट को टैक्स देंगे और 15 किसको दे दें? यूजर्स को दे दें। वो 15 यूजर्स को दे दें। तो ये फाइनल अकाउंट के सवाल में जाएगा। ये 3 सर्कल लगा लें। तो फाइनल अकाउंट के सवाल में भी जो हजरात लेट आए हैं वो दाएं बाएं वाले से समझ लीजिएगा। एक सादा सी बात पुरानी की थी, जो एडजस्टमेंट हमने आईएएस 12 में पढ़ी थी, मैंने क्या वो फाइनल अकाउंट में भी कर दिया करें आज के बाद। और अच्छा हो जाएगा, फाइनल अकाउंट के सवाल में पोस्टिंग्स भी नजर आ जाएंगी इससे।
क्या चीज? रिवैल्यूएशन के, दोबारा पूछें सवाल। हमेशा हमेशा करेंगे ये नहीं, जब भी रिवैल्यूएशन आ जाए फाइनल अकाउंट में तो ये कर दीजिएगा। जी, जब भी रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाए फाइनल, रिवैल्यूएशन लॉस पे तो कुछ होता नहीं, तो जब भी रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाए फाइनल अकाउंट के सवाल में तो ये कर दीजिएगा। भाई आज का टेस्ट किस किसने देना है, जरा हाथ खड़ा कर दें। 4 से 5 एडजस्टमेंट्स हैं सवाल में, बड़ा अच्छा सवाल है, जरूर देख के जाइएगा। जी वो पढ़ लिया ना कि एक्सपोर्ट में आपने एक्सपोर्ट के डेटर को बताना है, और अगर कोई शरिया कंप्लाइंट कंपनी है वो तो हमारे सिलेबस में न्यूमेरिकली आएगी नहीं, तो उसने ये बताना है कि मैंने शरिया के रूल्स के मुताबिक जो है लोन लिया हुआ है। कंपनी लॉ में नहीं 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 वो नहीं है। ओके जी, फाइनल अकाउंट किताब खोली भी आपने, पास पेपर्स। जी, कलम सवालों की रिक्वायरमेंट्स पे बात कर रहे थे, पेज 464। भाई ये खामोश, ये 2 सवाल हैं, ये 2 सवाल हैं 1 और 2। 1 और 2 में जो हजरात लेट आए, मैंने ये कहा जो एडजस्टमेंट IAS 12 में कराई जाती थी मैंने आपको फाइनल अकाउंट में नहीं करवाई थी, वो आप फाइनल अकाउंट में भी आज के बाद कर लिया करें। रिवैल्यूएशन के डेफर्ड टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, ये 2 सवाल हैं, पास पेपर का क्वेश्चन 1 टिक कर लें और पास पेपर का क्वेश्चन 2। ये दोनों सवाल हैं बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर्स, ये दोनों सवाल हैं बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर्स। अच्छा, इन दोनों सवालों में बैलेंस शीट के नोट्स आ रहे हैं या नोट्स के साथ उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज भी मांगी हुई हैं? अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं मांगी हुई। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या थी? 4.1 से 4.12 तक सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, उनको 7-8 दफा आपने पढ़ लेना है ताकि उनसे अगर रेलेवेंट कोई फिगर आ गई सवाल में तो आप उन पॉलिसीज को लिख सकें। ओके, नेक्स्ट कोई लिखें। क्वेश्चन 5 डील्स विद क्वेश्चन 6 है फिक्स वाला, 5 फिक्स वाला कौन सा है? क्वेश्चन 6 ये मैंने क्लास में आपको कराया था, लेकिन थोड़ा सा जरा शॉर्ट करा के कराया था। क्वेश्चन 6 डील्स विद, ये क्लास में कराया हुआ है आपको। क्वेश्चन 6 डील्स विद, लेकिन थोड़ा शॉर्ट करा के कराया था। क्वेश्चन 6 डील्स विद प्रॉफिट एंड लॉस नोट्स। ये प्रॉफिट एंड लॉस के नोट्स से डील करता है। आपको याद है इसमें सेल का नोट बनाया था, कॉस्ट ऑफ सेल का नोट बनाया था, सब कुछ किया था। अच्छा, पास्ट पेपर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का इकट्ठा नोट मांग ले। प्रॉफिट एंड लॉस के नोट का अलग सवाल आया है, जो फिक्स वाला मैंने आपको दिखाया है। बैलेंस शीट के नोट्स का अलग सवाल आया है। इसके अलावा जितने सवाल हैं आप उनको देख सकते हैं किताब में जाकर, किसी सवाल में नोट्स नहीं मांगे। अच्छा, नोट्स के सवालों में उसने क्या डाला होता है? नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बनाना,
और बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस जहां मांगा हो और नोट ना मांगे हो वहां डाला होता है, नोट ही नहीं बनाना। इन दोनों बातों का फर्क पता है आपको? कभी सवाल की रिक्वायरमेंट में लिखा होगा नोट्स बनाएं लेकिन नोट्स ऑन पॉलिसीज ना बनाएं। ये कौन सा सवाल है? पास पेपर का 1 और 2, जिसमें क्या लिखा हुआ है? बैलेंस शीट के नोट्स बनाएं लेकिन नोट्स ऑन पॉलिसीज कितने लोगों ने पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके देखी है? जरा हाथ खड़ा करें। अच्छा, आज कितने लोग जाके देखेंगे? चलें, आईसीआई की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे डाउनलोड कर लीजिएगा, आज जाके देखें। नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज जब आप डाउनलोड करेंगे 20-25 सफे शुरू में स्क्रैप होगा, वो आपके काम का नहीं होगा। बैलेंस शीट ढूंढनी है आपने, बैलेंस शीट कहां अवेलेबल है? बैलेंस शीट के नीचे प्रॉफिट लॉस आ रहा होगा, ये उसमें देख लीजिएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ना लिखा हो, इंडिविजुअल कंपनी की बैलेंस शीट ढूंढनी है। बैलेंस शीट ढूंढनी है, उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस होगा, स्टेटमेंट इन इक्विटी होगी, कैश फ्लो होगी, उसके नीचे नोट्स शुरू हो रहे होंगे। नोट्स में आपको 3-4 सफे मिलेंगे पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज में। उसमें अगर आपने नोट्स पढ़ने हुए तो स्टॉक का नोट पढ़ लीजिएगा, पीपी का नोट पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इधर उधर के नोट नहीं पढ़ने। इनटेंजिबल्स का नोट पढ़ लीजिएगा, कोई टैक्स का नोट पढ़ लीजिएगा, कोई थोड़ा बहुत अगर आपको समझ आ गया, जरा आइडिया हो जाएगा नोट्स कैसे बनते हैं। वो जो 4-5 सफे जब खत्म हो जाएंगे तो 4-5 सफे खत्म होने के बाद जो है फिर आपके नॉर्मल नोट शुरू हो जाएंगे। वो पीपी का बड़ा वाला नोट, ये जो मैं पीपी अभी बोला था ना, ये कौन सा बोला था? पॉलिसी का नोट, जिसमें लिखा होता है डिफरेंट मेथड ये है, लाइफ ये है, फिक्स्ड एसेट्स के बारे में ये है, फलां रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, फलां कॉस्ट मॉडल पे है। तो सारी बातों को इंग्लिश में समझाना। व्हाट आर द नोट्स? नोट्स की क्या, पॉलिसीज का क्या मतलब होता है? अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं? देयर आर बेसिस, रूल्स, कन्वेंशंस फॉलोड बाय अकाउंटेंट्स। अच्छा, एक न्यूमेरिकल नोट होता है जो हम नॉर्मल क्लास में बनाते हैं, एक थ्योरेटिकल नोट होता है। थ्योरेटिकल नोट का नाम क्या कल क्या रखा था? नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज। और वो नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहां आ रहे थे? बिल्कुल स्टार्ट में 4.1, 4.2, 3, 4, 4.1 से लेके 4.12 तक, माउस वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज कभी नहीं मांगे, लेकिन जरूर आप कहीं जाके नजर मारें कि नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज में और क्या क्या आता है। ओके, होमवर्क वाला सवाल खोलें, कल वाला। ये जो 3 लेक्चर है ना लेटेस्ट हमारे, कल, परसों और तरसों वाला, ये आपने जरूर रिवाइज करने हैं जाके सैटरडे संडे को। इसमें काफी चीजें आपको बताई हैं डिस्क्लोजर्स के एतबार से। कल वाले नोट्स खोलें और होमवर्क डिस्कस करने लगा हूं मैं। होमवर्क खोलें और होमवर्क खोलकर आप साथ खोलें माउस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, माउस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कल वाले नोट्स, पेज नंबर 378, 379। ठीक है, होमवर्क वाला सवाल कितने लोगों ने किया था और कितने लोगों का आधे से ज्यादा ठीक हो गया था? आधे से ज्यादा पूरा ठीक हो गया था। प्रोडक्शन कैपेसिटी का नोट भी बन गया था, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया था, और लीगल स्टेटस और नेचर ऑफ बिजनेस वो भी एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दी थी। ओके गुड, सवाल पढ़ें मेरा। ये सवाल और पास पेपर का क्वेश्चन 1। अच्छा पहले सुन लें, ये जो बनाना है ना, ये पास पेपर का क्वेश्चन 2 सवाल है, पास पेपर का क्वेश्चन 2 का सवाल है। इसमें 1-2 एडजस्टमेंट्स अभी आपने पढ़ी नहीं थी, इसलिए मैंने ये नहीं कहा था कि डायरेक्ट किताब से जाके पास पेपर का 2 कर लें। मैंने वो कहा था ये वाला सवाल करें, और उसमें थोड़े सोल्यूशन भी बेहतर नहीं था, इसमें मैंने सोल्यूशन भी आपको अगले सफे पे बेहतर करके दे दिया है। तो ये पास पेपर का क्वेश्चन 2 था बनाना वाला। इस सवाल में पहले आपने मुझे ये बताना है कि खाली ट्रायल में बैलेंस शीट का डाटा अवेलेबल है या बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का डाटा अवेलेबल है? बताएं। खाली बैलेंस शीट का डाटा अवेलेबल है, इसलिए रिक्वायरमेंट पढ़ें। प्रिपेयर बीएल्स, उधर से सवाल रखें सामने। प्रिपेयर बीएल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2000। सिर्फ क्या बनानी है? along with the relevant notes, relevant notes के साथ, showing possible
डिस्क्लोजर। कंपैरेटिव फिगर्स एंड नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज 4.1 से 4.12 तक, नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट रिक्वायर्ड। कंपैरेटिव फिगर्स भी नहीं चाहिए, नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज भी नहीं चाहिए। अच्छा, जब भी आप बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल पढ़ें और नीचे रिक्वायरमेंट में नोट आए, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ही इसका मतलब होगा कि सारी प्रेजेंटेशन एडजस्टमेंट्स हैं, लेकिन चांस क्या है कि सवाल में प्रेजेंटेशन नेचर की एडजस्टमेंट्स होंगी या सवाल के अंदर रेक्टिफिकेशन नेचर की एडजस्टमेंट्स होंगी? प्रेजेंटेशन नेचर की एडजस्टमेंट्स होगी। क्या अगर सवाल में समझ ना आ रहा हो तो क्या एज्यूम करेंगे एडजस्टमेंट्स कोई हो चुकी हैं या होनी है? अगर तो ये लिखा हो ना इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड या डेप्रिसिएशन इज टू बी रिकॉर्डेड, फिर तो शायद नोट के सवाल में भी ये भी होनी हो एडजस्टमेंट, ठीक है। लेकिन आमतौर पे नोट के सवालों में एडजस्टमेंट्स हो चुकी होंगी, एडजस्टमेंट्स हमें नहीं करनी पड़ेगी, इसकी बजाय प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। अच्छा, अगर ये डिसाइड हो गया कि ये बैलेंस शीट के नोट का सवाल है, तो फिर बैलेंस शीट के फेस पे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आनी चाहिए या कम से कम? बैलेंस शीट के फेस पर ज्यादा से ज्यादा लाइनें आनी चाहिए या कम से कम? कम से कम। बल्कि अगर कोई लाइनें आ रही हैं तो उनको हम नोट्स में जाके डाल सकते हैं। आप पहली चीज से पढ़ना शुरू करते हैं। एडवांस फ्रॉम कस्टमर ढूंढे जाके पेज 378 379 में कहां डाला जा सकता है? एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अच्छा, कोई कस्टमर एडवांस में पैसे दे जाता है? कस्टमर एडवांस में पैसे दे जाता है। अच्छा, ये इसकी फिर नेचर क्या होती है? ब्रैकेट में लिख लें, लायबिलिटी टू डिलीवर गुड्स। लायबिलिटी टू डिलीवर गुड्स। ये ट्रायल इसलिए मैं बुरा कहूंगा क्योंकि इस ट्रायल के अंदर ना उसने डेबिट क्रेडिट अलग अलग शो नहीं किया हुआ था, इसलिए अकाउंट की नेचर अगर ना पता होती तो डेबिट वाले को हम क्रेडिट में डाल सकते थे, क्रेडिट वाले को डेबिट में डाल सकते थे। ये ट्रायल इसलिए बुरा ट्रायल है, इसमें ये पता नहीं चला था नेचर क्या है, क्योंकि खुद सोचना पड़ना था ना, डेबिट वाली चीजें डेबिट पे दी है ना क्रेडिट वाली चीजें क्रेडिट पे दी है। अच्छा जी भाई, इसमें आपको फेस पे कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा, करंट लायबिलिटीज में आ जाएं, कहीं ना कहीं डाल देंगे। देखो, इसको ट्रेड एंड अदर पेबल्स में डाल दें, अदर पेबल्स, ट्रेड एंड अदर पेबल्स। आई कैप ने भी यही डाला हुआ है, ट्रेड एंड अदर पेबल्स। बाकी पेपर में कोई मसला हुआ आपने फेस पे भी शो कर दिया, मेरा नहीं ख्याल इतना आपको पनिश करेगा। ट्रेड एंड अदर पेबल्स में इसको डाल देंगे। कैश एंड बैंक, वो तो एक ही लाइन आ रही है, वो ना जाके देखें। इंटेंजिबल्स आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स इन 3 मंथ्स टर्म डिपॉजिट। 3 मंथ्स टर्म डिपॉजिट क्या शॉर्ट टर्म पैसे रखे हुए बैंक में या लॉन्ग टर्म पैसे रखे हुए बैंक में? अच्छा, ये जाके ढूंढे जरूर, करंट एसेट्स में कहीं नजर आ रहा होगा, एडवांसेस डिपॉजिट्स प्रीपेमेंट्स, पहला दूसरा तीसरा चौथा चौथे लाइन, पांचवी लाइन में नजर आ रहा है एडवांसेस डिपॉजिट्स, इसको एडवांसेस डिपॉजिट्स में डालेंगे। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, ठीक है, तो ये मार्केट वैल्यू होगी। और नीचे आए, प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट मॉडल पे है। आप एक सवाल आपके जहन में आ सकता है कि जी इस सवाल में पीपी का नोट भी आप बना देते, इस सवाल में सर आप पीपी का नोट भी सॉल्यूशन में बना देते तो मुनासिब होता, क्योंकि हमने तो पढ़ा है बैलेंस शीट का सवाल है, तो बैलेंस शीट के सवालों में डिस्क्लोजर्स मांगे हैं। डिस्क्लोजर में पास पेपर का क्वेश्चन 1 है, पास पेपर के क्वेश्चन 1 में हमने इतना बड़ा नोट बनाया था, लैंड बिल्डिंग वैल्यूअर का नाम लिखा था, फिर हमने कॉस्ट लिख के रिवर्स वर्किंग करके ओपनिंग बैलेंसेस निकाले थे। तो आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि जी इसमें लैंड एंड बिल्डिंग और पीपी का नोट बना दें। जी भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैंने सोल्यूशन में नहीं बनाया हुआ। सवाल में एडजस्टमेंट 1 में डेटर की एडजस्टमेंट है, 2 में डेटर की एडजस्टमेंट है, 3, 4 में कैपिटल की एडजस्टमेंट है, 5 में कॉन्टिजेंसीज की एडजस्टमेंट है, 6 में प्रोडक्शन वाली डिस्क्लोजर है। अब मुझे ना ट्रायल के फेस पे इतना डाटा अवेलेबल है और ना अदर इंफॉर्मेशन में डाटा अवेलेबल है कि मैं जितनी मर्जी मार लूं पीपी का नोट नहीं बना सकता। और इतना खूबसूरत सवाल है कि उसने अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी अलग से फेस पे नहीं दी, इसकी बजाय उसने बुक वैल्यू पे सारे अकाउंट्स दिए हैं। ये दोनों अकाउंट्स बुक वैल्यू पे हैं, माने देख को
अच्छा, समराइज्ड ट्रायल बैलेंस है या एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस है? समराइज ट्रायल बैलेंस का मतलब है कि सब कुछ आपके, ऐसा नहीं होगा कि कम रिडक्शन हुई होगी और मिसिंग होगी कहीं, वो है कम रिडक्शन लेकिन कहां है? एसेट अकाउंट में माइनस होगी। तो एसेट अकाउंट किसके ऊपर पड़ा हुआ है? बुक वैल्यू के ऊपर पड़ा हुआ है। ऑलरेडी एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे पड़ा हुआ है। अब एक एसेट अकाउंट पड़ा ही बुक वैल्यू पे हुआ है, तो ये अगर मैं नोट बनाऊं भी तो इसका पता कैसे नोट बनेगा? इसका नोट ये बनेगा, वो किधर है? किधर है? वो है। अगर इसका मैं नोट बनाऊं भी, कौन कौन सा एसेट है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कॉस्ट, अकाउंट रिडक्शन, ओपनिंग एडिशन क्लोजिंग, ओपनिंग डिडक्शन क्लोजिंग, एंड इन द एंड जी व्हाट इज दिस? 2308 नाउ मेरा नहीं ख्याल वैसे पेपर में बनाने की जरूरत थी, आईकैप ने भी सोल्यूशन में नहीं बनाया हुआ, क्योंकि ये नोट यूजर के किसी काम का नहीं है अनलेस के डाटा अवेलेबल होता, अनलेस के डाटा अवेलेबल होता। तो कितने लोगों के जहन में आया था बेलेंस शीट का सवाल है, चलो पीपी का नोट भी इसमें बनना चाहिए था, ऐसी जहन में आया था, एक दो लोगों के जहन में आया था, गुड। तो ठीक है भाई, अब पता क्या चला कि आमतौर पे हमें अदर इंफॉर्मेशन गाइड कर दिया करेगी किस किस का नोट बनाना है। आमतौर पे हमें कौन गाइड कर दिया करेगा? अदर इंफॉर्मेशन में पहली दो एडजस्टमेंट्स किसकी हैं? ट्रेड डेट्स, तीसरी चौथी शेयर कैपिटल, पांचवी कंटिंजेंसी या कमिटमेंट। कंटिंजेंसी या कमिटमेंट कल की क्लास ली थी। कंटिंजेंसी, क्या हमने गारंटी की हुई है किसी की कि फलां का लोन दे देंगे? इट इज अ कॉन्टिंजेंसी और कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या होती है? फिक्स्ड एसेट खरीदने का मुआहदा करना। कंटिंजेंसी क्या होती है? शायद किसी के पैसे देने पड़ जाएं या शायद लॉ जो केस है कोर्ट का वो हार जाएं। ये दो बातें कल आपसे की थी। तो ये किसका नोट है? 5 कंटिंजेंसीज। आपने एक और चीज नोट की सॉल्यूशन में, अगले सफे पे इसका सॉल्यूशन है। कॉन्टिंजेंसी की जनरल एंट्री नहीं हुई हुई, लेकिन लायबिलिटी साइड पर देखें कंटिंजेंसीज करंट लायबिलिटीज के नीचे लिखा हुआ आ रहा है और आगे डैश डला हुआ है। डैश क्यों डला हुआ है? हमने लायबिलिटी बैलेंस शीट के फेस पे क्यों नहीं शो की? 0.5 की गारंटीज इशूड बाय बीएल टू चेरी बैंक अगेंस्ट लोन ग्रांटेड टू बीएल्स एम्प्लॉइज अमाउंट्स टू 16 मिलियन। हमने एम्प्लॉइज के लिए गारंटी दी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं लिखा हुआ एम्प्लॉइज ने डिफॉल्ट कर दिया, अब बैंक कह रहे हैं कि हम दें? अभी क्या लिखा है? हमने एम्प्लॉय की गारंटी दी है या हमने एम्प्लॉय ने डिफॉल्ट कर दिया, अब बैंक हमसे पैसे मांग रहे? पढ़े गारंटीज इशूड बाय बीएल टू चेरी बैंक अगेंस्ट लोन ग्रांटेड टू बीएल्स एम्प्लॉइज अमाउंटिंग टू, हमारे एम्प्लॉइज को लोन चाहिए था, हमने बैंक को गारंटी दे दी कि हमारे एम्प्लॉइज को लोन दे दो, वो वापस कर देंगे। बताएं हम लायबल अभी से फील करें या जब एम्प्लॉइज डिफॉल्ट करें तो लायबल फील करें? तो ये हमारी लायबिलिटी कंफर्म है या कॉन्टिंजेंट है? कॉन्टिंजेंट किस पर है? एम्प्लॉय के डिफॉल्ट पर। एम्प्लॉय का डिफॉल्ट हो गया है, नहीं हुआ, तो क्या बैलेंस शीट के फेस के इसको लायबिलिटी पे शो करें? आज पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके देखिएगा किसी कंपनी की, सब में आपको कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स नजर आएगा, आगे डैश डला हुआ करेगा। क्योंकि अगर ये कंफर्म लायबिलिटी होती, अगर इस सवाल में एक लाइन लिखी होती, हाउएवर एट द ईयर एंड आउट ऑफ 16 मिलियन 2 मिलियन एम्प्लॉइज हैव डिफॉल्टेड इन लोन, फिर हम उसकी क्या रिकॉर्ड करते हैं? लायबिलिटी। फिर वो कंटिंजेंसीज में आता या करंट लायबिलिटीज में चला जाता? करंट लायबिलिटीज में चला जाता। लेकिन कंटिंजेंसीज के आगे फिगर क्यों नहीं आ रही? मुझे प्लीज ये बताएं। बिकॉज वी आर नॉट फीलिंग लायबल टू एनीवन अनलेस एम्प्लॉय मेक्स अ डिफॉल्ट। व्हेन एम्प्लॉय विल मेक अ डिफॉल्ट देन वी विल फील आवरसेल्फ लायबल। ओके, आगे चलें जी। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स विद यूटिलिटी कंपनीज। ओ, सवाल में नहीं पता चल रहा था ये एसेट है या लायबिलिटी है, लेकिन डिपॉजिट कराए में हमने पैसे किसी बिजली वाली कंपनी को, ये मीटर वगैरह हमने लगवाया होगा तो उसे डिपॉजिट करवाए हुए, क्या एंट्री की होगी? पैसे जमा करवाए में। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स विद यूटिलिटी कंपनीज, विद अस तो नहीं लिखा हुआ, विद यूटिलिटीज कंपनीज। जी भाई,
आप किसी यूटिलिटी कंपनी को पैसे डिपॉजिट कराएं तो कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, तो डेबिट लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, तो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट डेबिट, कैश क्रेडिट। एक बात जिंदगी में याद रखिएगा, कभी भी आप ट्रायल पढ़ रहे हो ना, हर आइटम की सोचा करें जर्नल एंट्री क्या हुई है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर पढ़ा आपने, कितने लोगों ने घर में सोचा था इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई होगी? कैश डेबिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, क्रेडिट, ठीक है। 3 महीने के लिए बैंक में पैसे रखवाए, इसकी एंट्री क्या हुई होगी? बैंक डेबिट कैश क्रेडिट इंट्रो में पढ़ते थे, इधर इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट की क्या एंट्री हुई होगी? लिख लें, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स डेबिट। अब आप कहें जी लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स का कोई डिस्क्लोजर वगैरह, हाँ अगर कोई डाटा दिया होता डिस्क्लोजर हम बना देते, नीचे डाटा ही नहीं दिया हुआ। अब सिर्फ लॉन्ग टर्म डिपॉजिट को बैलेंस शीट के किस पे शो करने? फेस पे शो। अच्छा फेस में किसी में मर्ज करके शो करने, वो जाके देख लेते हैं। नॉन करंट एसेट्स में आ रहा है लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स एंड प्री पेमेंट्स। अगर कोई प्री पेमेंट्स लॉन्ग टर्म होती है उनमें जमा करके इसको शो कर देते बस। आगे चलें, ऑर्डनरी शेयर कैपिटल, प्लांट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा कितने लोगों को पता चल गया था ये प्लांट और लैंड एंड बिल्डिंग की क्या कहते हैं बुक वैल्यू गिवन है? ये हाथ खड़ा कर रहे हैं। कितने लोगों ने समझा था ये कॉस्ट और मार्केट वैल्यू गिवन है, कमेंट ऑप्शन नहीं गिवन? अच्छा, जितने लोगों ने ये समझा था कि ये कॉस्ट और मार्केट वैल्यू गिवन है और अकाउंटेड ऑप्शन इसमें से नहीं माइनस हुई भी, उनको ये सोचना चाहिए था फिर मेरी बैलेंस शीट कैसे टैली हो रही है। अगर अकाउंटेड ऑप्शन सवाल में मिसिंग है तो फिर कहां है, फिर मेरी बैलेंस शीट कैसे टैली हो रही है? अगर मेरी बैलेंस शीट टैली हो रही है तो इस बात का क्या मतलब है कि ये बुक वैल्यू पे पड़े हुए हैं? यस, क्योंकि अगर इनकी अकाउंटेड ऑप्शन मिसिंग होती तो आप बैलेंस शीट बनाते, बैलेंस शीट बनाते एक साइड मिसिंग होती दूसरी साइड पड़ी होती तो बैलेंस शीट एग्री ना करती। इसका मतलब है ये दोनों अकाउंट्स किस पे हैं इस वक्त? बुक वैल्यू पे। कॉस्ट में है, बुक वैल्यू पे। वो डैश के आगे पता क्या बता रहा है? मॉडल कौन सा यूज हो रहा है? रिवोल्यूशन मॉडल यूज हो रहा है या कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है? अगर इस सवाल में नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज मांगा होता तो फिर पता क्या करते हैं? फिर 4.1 से 4.12 तक एक नोट बनाते। 4.1 द पीपीई in which land and building is kept at revaluation model and plants are kept at, ये इंग्लिश थोड़ी सी लिख के आ जाता है, it is called as notes on accounting policies। ओके, आगे आ रहा है रिवोल्यूशन सरप्लस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। जारी बात है मार्केट वैल्यू पे आ रहा होगा तो सरप्लस भी इस पे आ रहा होगा। रनिंग फाइनेंस, रनिंग फाइनेंस को ना आपने हमेशा शॉर्ट टर्म लोन में शो करना है। रनिंग फाइनेंस इज जस्ट लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट। हमारे पास कभी भी पैसों की कमी होती है ना तो हम बैंक से कहते हैं कि हमें फाइनेंस प्रोवाइड कर दो रनिंग बेस पे। रनिंग का मतलब क्या होता है कि फिक्स्ड मुआहदा नहीं होता लोन का। 6 मिलियन ले रहा हूं, जरूरत पड़ी आपसे 2 लाख ले लेंगे बैंक, अगले दिन डेटर ने 2 लाख दे दिया हमें, वापस कर देंगे। फिर अगले दिन सामान खरीदना पड़ा, पैसे ना हुए, आपसे 3 लाख ले लेंगे। फिर कहीं और से पैसे आ गए, आपको 3 लाख वापस कर देंगे। इसे कहते हैं रनिंग फाइनेंस। तो ये बैलेंस किसी भी वक्त खत्म हो सकता है, इसलिए इसको करंट लायबिलिटीज में शो करेंगे। ओके, शेयर प्रीमियम, स्टॉक एंड ट्रेड, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स का नोट बनना था और ये ग्रॉस पे पड़े हुए थे क्योंकि प्रोविजन नजर आ रही थी। देखें देखें, ये ग्रॉस पे पड़े हुए हैं क्योंकि प्रोविजन नजर आ रही है। नेक्स्ट, ट्रेड पेबल्स, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग्स, अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या होता है? हमने कुछ काफी लोगों को दे दिया है लेकिन कुछ ने अभी तक नहीं लिया। ओके, पास पेपर के क्वेश्चन 1 पर लिखा हुआ था पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, यानी सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। अच्छा, ये भी पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस था? ये जरा देख लेते हैं सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं या नहीं। पहली में लिखा हुआ था, अब मैं पढ़ नहीं सकता, बहुत टाइम हो गया, मैं तो आधा घंटा रखा हुआ था इसके लिए, 10 मिनट हो गया, अब मैं पढ़ नहीं सकता। जबानी आपको बता देता हूं। पॉइंट 1 में लिखा हुआ था डेटर्स में हमारे जानने वाले डेटर पड़े हुए हैं, इज इट एन एरर? पॉइंट 2 में लिखा हुआ था बैड डेट्स वर रिटर्न ऑफ, हो चुके हैं, इज इट एन एरर? पॉइंट 3 और 4 में लिखा हुआ था कि 80 million shares were issued as bonus shares in previous years, whereas in previous years and 20 million shares were issued as a consideration for purchase of building, remaining shares were allotted for consideration paid in cash।
क्या इन सबकी जनरल एंट्रीज करके शेयर कैपिटल का बैलेंस हमने चेंज करना था? ये सारी वर हो चुकी थी एडजस्टमेंट्स वर। उसके बाद गारंटीज इशूड हमने इशू की थी, गारंटीज इशूड टू फला फला, और एंड पे लिखा हुआ था प्रोडक्शन कैपेसिटी प्लांट की ये है। कोई भी एडजस्टमेंट आप बताएं, मांग रही है आपसे रेक्टिफिकेशन। सारी एडजस्टमेंट्स फिर किस नेचर की हैं? इसलिए फिर ट्रायल पोस्ट क्लोजिंग था। इसलिए ट्रायल क्या था? पोस्ट क्लोजिंग। क्योंकि जब सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली तो पता चला कि रेक्टिफिकेशन तो करनी नहीं, डेटर में जानने वाले डेटर पड़े हैं। शेयर कैपिटल में बता रहा है पिछले सालों में शेयर इशू हो चुके हैं, फला फला एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। अगर ये सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं तो फिर हमें तुमने सवाल में क्यों दी हुई है? फॉर प्रिपेयरिंग डिस्क्लोजर्स, फॉर प्रिपेयरिंग नोट्स। नोट्स और डिस्क्लोजर्स का एक ही मतलब होता है। कोई बंदा बता सकता है इस सवाल में जनरल इंफॉर्मेशन का कौन सा नोट था? मैंने आपको जनरल इंफॉर्मेशन के 9 नोट बताए थे। कोई बता सकता है इसमें जनरल इंफॉर्मेशन का कौन सा नोट था? नोट नंबर 1 कहां से आ गया भाई? खुदा का खौफ करो, ये तो बैलेंस शीट का नोट था। इसमें जनरल इंफॉर्मेशन का कौन सा नोट था? लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, गुड। और प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये भी जनरल इंफॉर्मेशन था। जनरल इंफॉर्मेशन खोल के देखें कितने थे नोट्स वहां। खोले जनरल इंफॉर्मेशन। परसों की क्लास खोलेंगे, तरसों की? हाँ, जनरल इंफॉर्मेशन के नोट्स खोल लिए परसों की क्लास वाले। इसमें ढूंढे प्रोडक्शन कैपेसिटी वाला नोट आ रहा है, मिला? नोट्स में उंगली रखें उस पे, नंबर पे, नोट्स में दिया था। नोट नंबर कौन सा है ये? 1 का 3, जिसमें क्या बताना था? प्लांट की कैपेसिटी बताने थी। नोट्स रेडी रखा करें अपने पास सारी क्लासेस। ओके, चलें जी, लेट्स स्टार्ट। आइए सेठ जी, बोनस इशू। और नहीं, वो छोड़ो, वो नहीं आपसे पूछेगा ऐसे, मेरा नहीं ख्याल वो तो फिर सिग्निफिकेंट क्या है ये जजमेंट पे डिपेंड करता है। जजमेंट वाला सवाल पेपर में ही देगा। बस आप उस शेयर कैपिटल के नोट में डाल दें उसे कि शेयर कैपिटल अलॉटेड फॉर कैश, अलॉटेड फॉर अदर देन कैश। ये सब डिस्क्लोजर्स, हाँ, नहीं, कोई भी बीच में। आइए सेट, प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 523। पढ़ें पहला पैरा और मतलब बताएं। स्मॉल साइज, लार्ज साइज, मीडियम साइज कंपनी, उम्मीद है आपने रिवाइज कर लिया होगा। ओके, जी, ड्यूरिंग 2003 में a revised IFRS on borrowing costs was published। borrowing costs पे एक revised IFRS publish हुआ। The company had previously been expensing borrowing costs। कंपनी पास्ट में बोरोइंग कॉस्ट क्या होता है? बोरो करने की कॉस्ट। बोरो क्या होता है? लोन की कॉस्ट क्या होती है? इंटरेस्ट। द कंपनी
had previously been expensing borrowing cost, means previously been expensing interest. The company had previously been expensing interest as a period cost. Period का मतलब है जिस अरसे में हो उसी अरसे में इंटरेस्ट में डाल दें. बट द रिवाइज्ड आईएफआरएस, भाई जागते रहने प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, पूरे सवाल की बेस खड़ी करने लगा है. बट द रिवाइज्ड आईएफआरएस, लेकिन नया आईएफआरएस रिक्वायर्ड, उसने चाहा that all borrowing costs be capitalized. उसने कहा सारी borrowing cost कैपिटलाइज कर दो to the related assets. जो भी एसेट खरीदा है उसमें इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर दो. प्रीवियसली हम क्या कर रहे थे? एक्सपेंस. रिवाइज्ड आईएफआरएस क्या चाहता है? ये आया किस साल है? 2003 में. 2003 में एक रिवाइज्ड आईएफआरएस आया. बोरोइंग कॉस्ट फॉर ऑल इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट. बोरोइंग कॉस्ट किसके ऊपर की जा रही थी? कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट पे. प्लांट बन रहा था, उसके ऊपर हमने लोन लिया हुआ था, उस लोन पे इंटरेस्ट पे करे थे. द रिवाइज्ड आईएफआरएस प्रोवाइडेड ट्रांजिशनल प्रोविजन. ट्रांजिशनल का मतलब होता है चेंज ओवर फेज. चेंज ओवर फेज, ट्रांजिशनल का हमेशा ये मतलब होता है. जैसे कई दफा आईकैप स्कीम बदलता है ना, तो बताता है कि आप पुरानी स्कीम के मुताबिक आपने पेपर देने हैं या नई स्कीम के मुताबिक पेपर देने हैं. ट्रांजिशनल फेज में कुछ रिलैक्सेशंस होती हैं. फेज जैसे जिन्होंने पता है नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर पे जाते थे टैक्स की क्लास में, तो उसमें भी एक ट्रांजिशनल फेज आती थी. द रिवाइज्ड आईएफआरएस प्रोवाइडेड ट्रांजिशनल प्रोविजंस. ट्रांजिशनल प्रोविजंस क्यों आती हैं और इनका मकसद क्या होता है ये सुन लें. लोगों का एक सवाल होता है कि जी फ्यूचर से ये काम करना शुरू करें या पास्ट में जो काम कर चुके हैं उसे भी रेक्टिफाई करें. उसको बताने के लिए ट्रांजिशनल प्रोविजन आती है. अगर स्टैंडर्ड हुक्म दे दे पास्ट को भी चेंज करें तो करना पड़ता है, चाहे वो 15 साल है चाहे 20 साल है. एक सवाल हम करेंगे जिसमें 15 साल पुरानी गलती पकड़ी जाएगी, 2-4 दिन में ही करेंगे, तो उसमें 15 साल पुरानी गलती को हम सही करेंगे. 15 साल से मुसलसल एक गलती हो रही थी, उसे हम सही करेंगे. अगर स्टैंडर्ड कह दे पुरानी सारी गलतियां सही करें, पुरानी भी सही करनी पड़ेंगी. और अगर स्टैंडर्ड कह दे पुरानी गलतियां सही करने की जरूरत नहीं है, आप ऑनवर्ड्स चलो, तो ऑनवर्ड्स भी चल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है. अब स्टैंडर्ड देखते हैं क्या कहता है. द रिवाइज्ड आईएफआरएस प्रोवाइडेड चेंज ओवर प्रोविजंस दैट अलाउड कंपनी, जिसने कंपनी को इजाजत दे दी कि कैपिटलाइज करे कॉस्ट्स फ्रॉम द ईयर बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 2004. 2004 के साल और उससे आगे अब किया करो, पास को छोड़ो. और बिफोर दिस डेट, लेकिन अगर चाहो तो 3-2-1-2099-98 में जो किया है उसको भी आप बदल सकते हो. इफ प्रेफर्ड, अगर मेरी प्रेफरेंस पूछो तो कहते हैं मुझे तो यही लग रहा है पिछले सालों में जो गलतियां उससे भी सही करो. दिस एंटिटी, अब दो रुख हो गए बात के. अब देखना पड़ेगा हमने क्या डिसीजन लिया है. 2 ऑप्शंस अवेलेबल थी. एक आसान ऑप्शन थी कि पास्ट में जो हो गया उसको छोड़ें और फ्यूचर में सही करना शुरू कर दें. इस एंटिटी ने कहा नहीं, इसने मुश्किल काम चूज किया है. दिस एंटिटी चूज टू कैपिटलाइज द बोरोइंग कॉस्ट फ्रॉम अर्लीस्ट डेट पॉसिबल. जितना अर्लीस्ट डेटा पॉसिबल अवेलेबल है कहते हैं वहां से चेंज करना शुरू करते हैं. द प्लांट इज नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज. जी क्लास के बाद आके बार बार बच्चे पूछते हैं इस सवाल में डेप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे. भाई मैं कैसे करूं, ये लाइन लिखी हुई है, तो ये लाइन 2 दफा अंडरलाइन करवाता हूं, फिर भी क्लास के बाद आके लोग सवाल पूछते हैं फिर भी डेप्रिशिएट क्यों नहीं किया था इस प्लांट को. द प्लांट इज नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज. अभी कंस्ट्रक्ट ही हो रहा है, अभी अवेलेबल फॉर यूज ही नहीं हुआ. द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इज एज फॉलोज. इफेक्ट ऑफ चेंज छोड़ें, पूरा पैरा मैं उर्दू में पढ़ा हूं, आपने इंग्लिश में साथ साथ देखना है. 2003 में एक नया आईएफआरएस आया था, IAS 23 के बारे में, जिसमें कंपनी प्रीवियसली पास्ट में बोरोइंग कॉस्ट को एक्सपेंस में डाल रही थी. पैरा पढ़ें साथ इंग्लिश वाला. एज अ पीरियड कॉस्ट, जिस पीरियड में वो होती थी. लेकिन नए आईएफआरएस ने चाहा कि सारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज ही कर दिया करो एसेट की कॉस्ट में. इंटरेस्ट सारा एक प्लांट के बनाने के ऊपर इनकर हो रहा है. ये जो नया स्टैंडर्ड है उसने चेंज ओवर की प्रोविजंस दी, जिसमें कंपनी को इजाज़त दे दी कि आप इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर दिया करो 2004 या उसके बाद, रिलैक्स करो. वैसे अगर मेरी प्रेफरेंस पूछो तो फिर बिफोर दिस डेट कर दो तो बहुत ही आला है. बिफोर का मतलब है
3, 2, 1, 2000, 99, 97। दिस एंटिटी, ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसने डिसीजन लिया है कि इंटरेस्ट को हम कैपिटलाइज करना शुरू करेंगे बहुत पुरानी डेट से। द प्लांट इज नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज। द इफेक्ट ऑफ चेंज इज एज फॉलोज। नीचे ना देखें। अच्छा, सिर्फ यही वाला बैंक लोन हमने लिया हुआ है और सिर्फ इसी वाले बैंक लोन पे बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बिलफर्ज। तो नई पॉलिसी में इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में नजर आएगा या नई पॉलिसी में इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में नजर आएगा? और ओल्ड पॉलिसी में इंटरेस्ट कहां नजर आ रहा होगा? प्रॉफिट एंड लॉस के मुंह पे। किस पे? फाइनेंस कॉस्ट के अंदर नजर आ रहा होगा। देखें, ओल्ड पॉलिसी के मुताबिक इंटरेस्ट कितना नजर आ रहा है? 15, 7 और 9। न्यू पॉलिसी के मुताबिक इंटरेस्ट कितना है? देयर इज नो इंटरेस्ट। रादर जैसे ही हम बैंक को पे करके आते हैं इंटरेस्ट, साल के एंड पे हम बैंक को पे करने के इंटरेस्ट, हमने बैंकों का ये पकड़ इंटरेस्ट। तो इंट्रो की क्लास में हम एंट्री करते थे इंटरेस्ट डेबिट कैश क्रेडिट। FR2 की क्लास में इतनी भी इजाजत नहीं है कि इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करें फिर रिवर्स करें। ओरिजिनल एंट्री क्या है? जैसे ही बैंक को इंटरेस्ट पे करें, वापस आके एंट्री करें प्लान डेबिट कैश क्रेडिट। फिर अगले साल बैंक को इंटरेस्ट पे करने जाएं, वापस आके अकाउंटेंट को ये मत कहें मैं इंटरेस्ट पे करके आया हूं, उससे कहें मैं ऐसे एसेट के लिए लोन लिया हुआ था जो एसेट अच्छा खासा अरसा लेता है बनने के लिए, उस लोन के ऊपर मैं बैंक को कुछ पे कर आया हूं, बस उसे बता दें और उसे कह दें ये सारा का सारा इस प्लांट की वजह से। अकाउंटेंट एंट्री कर देगा प्लान डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है जी। अब आप हजरात मुझे 2001, 2 और 3 की वर्किंग 1 बैलेंस शीट बनानी है। ये 5-6 लाइनों पे बन जाएगी क्योंकि पूरी बैलेंस शीट तो हमने बनानी नहीं, एक्सट्रैक्ट्स बनाने होंगे। सफे का एंड ना रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं बैलेंस शीट। ये 5-6 लाइनों में बन जाएगी या 7-8 लाइनों में बन जाएगी, 10 लाइनों में, आधे सफ़े पे बन जाएगी। चलें, प्रॉफिट एंड लॉस आधे सफ़े पे बन जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आधे सफ़े पे बन जाएगी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नोट, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नोट बनाना है। ये सॉरी नोट का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, नोट ऐड कर दें। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का नोट बनाना है। ये नोट जो है वो आधे सफ़े पे बन जाएगा। इसके बाद जर्नल एंट्रीज करनी है। ओके, तो जर्नल एंट्रीज आधे सफ़े पे हो जाएंगी। तो सबके लिए आधा सफ़ा छोड़ के बता दें अब कौन से कितना सफ़ा छोड़ के, 2.5 सफ़े छोड़ के शुरू करें। 6 चीज़ें हैं, 5 हैं, एक 5 सफ़े हैं, 5 चीज़ें, तो 2.5 सफ़े छोड़ो बस। नहीं 2.5 सफ़े छोड़ो, 2.5वें सफ़े के एंड के ऊपर आप वर्किंग करो, 3 सफ़ों पे सवाल पूरा। अच्छा जी, वर्किंग 1 2001, 2, 3 जी भाई, एंट्री बताएं। ओरिजिनल और रॉन्ग। ओरिजिनल रॉन्ग आपने नहीं लिखनी, इसे मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा। ओरिजिनल एंट्री बताएं बैंक को इंटरेस्ट पे करने की जब हमारा डिसीजन हो के इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में डालना है। रिवाइज पॉलिसी के मुताबिक ओरिजिनल एंट्री बताएं। रिवाइज्ड पॉलिसी के मुताबिक ओरिजिनल एंट्री बताएं। पास्ट में एंटिटी क्या कर चुकी है, ये कहीं पढ़ के बताएं। पास्ट में एंटिटी क्या कर चुकी है? द कंपनी हैड प्रीवियसली बीन, जी पास्ट में एंटिटी क्या कर चुकी है? एक्सपेंस में डाल चुकी है। जी कैश की एंट्री तो अकाउंटेंट भूलता नहीं, इसलिए जब इंटरेस्ट पे किया होगा तो उसने एंट्री कर दिया होगी इंटरेस्ट डेबिट कैश क्रेडिट, हालांकि एंट्री करनी चाहिए थी प्लान डेबिट कैश क्रेडिट। अब जरा सुने, द एंटिटी हैड प्रीवियसली बीन एक्सपेंसिंग बोरोइंग कॉस्ट, द स्टैंडर्ड हैज अलाउड, यू मे चेंज द पॉलिसी फ्रॉम 4 ऑनवर्ड्स
or if preferred you can do it before that. The entity has decided to do it, इसको मैं करूं from the earliest possible date. तो एंटिटी कहती है मैंने तो इसको पुरानी डेट से करना शुरू करना है, अब पुरानी डेट से ही करेंगे. तो प्लान डेबिट कैश क्रेडिट. रेक्टिफाइंग एंट्री बता दें. प्लान डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट. प्लान डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट कितने से? 15 से. चलिए ये हो गई रेक्टिफाइंग एंट्री. अगले साल की रेक्टिफाइंग एंट्री बोले. हमने किसको डेबिट कर दिया हुआ था, उसे क्रेडिट कर दें और डेबिट प्लान. जी अगले साल की रेक्टिफाइंग एंट्री प्लान डेबिट the entity had previously expensing the borrowing cost, now we have decided to capitalize it. रेवेन्यू को कैपिटल बना रहे हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू बना रहे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था इंटरेस्ट, अब उसे कौन सा एक्सपेंडिचर बना रहे हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर. जी आगे बोले. प्लान डेबिट ओके जी. The following drafts were produced before adjusting for change in policy. क्या मतलब है? ये गलत फिगर्स हैं, सही फिगर्स हैं? गलत फिगर. इसमें अभी तक पॉलिसी की चेंज एडजस्ट नहीं. अच्छा इसमें ना आखिरी दो कॉलम का 2 रोज काट दें. ये सवाल किसी किताब से लिया गया, आई कैप इस पैटर्न के ऊपर सवाल नहीं देता. आखिरी 2 रोज काट दें बैलेंस शीट में. कौन सी वाली? रिटेन्ड अर्निंग्स एट बिगिनिंग ऑफ ईयर 5 लाख और रिटेन्ड अर्निंग्स एट एंड ऑफ ईयर 955. ये पूरी रोज काट दें एंड तक. आर से पकड़ के 1,20,000 के जीरो तक और नीचे आर से पकड़ के 5 लाख के जीरो तक. जी आर से मिला रिटेन्ड अर्निंग्स. जी पीबीटी बोलें कितना है? 800. टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. चलें ठीक है आगे चलें जी. ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ प्लांट, करंट टैक्स पेबल और ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस बना बनाया दे दिया. अब इसमें गलतियां हमने सही करनी है. द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट इज येट नॉट कंप्लीट, तो डेप्रिशिएट नहीं करेंगे. कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट इज, सवाल में एक भी लाइन में पढ़ा हूं, इधर उधर टेंटिव नहीं होना आपने, जिस वक्त पढ़ा हूं. द टैक्स रेट वॉज 30% थ्रू आउट ऑल द, अगला पैरा कल पढ़ेंगे जी. टैक्स रेट बोल दें कितने परसेंट है? 30%. ओके एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट, एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट.
इस वजह से आपको कहा था नींद पूरी करके आनी है, बस ये थोड़ा सोचना पड़ता है इस टॉपिक में। प्रॉफिट बढ़ने से टैक्स, एक कंपनी का प्रॉफिट अरबों में है तो टैक्स खरबों में देगी नहीं, लेकिन देगी। प्रॉफिट बढ़ने से टैक्स बढ़ता है। बंदा जब सुनने के मूड में ना हो तो अगला कह रहा हो कि अच्छा एक कंपनी का प्रॉफिट हजारों में है, टैक्स लाखों में देगी जी। अच्छा, तो एक कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया है तो टैक्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरह के काफी रिलेशन इस स्टैंडर्ड के अंदर हैं। एक रिलेशन आपको कल बताया था ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक वाला, तो काफी रिलेशंस जो हैं वो इस स्टैंडर्ड के अंदर मौजूद हैं। ओके, ये 4 रूल्स आप लिख लें 2-3 सफ़े पीछे करके, जहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है ज़रा नीट करके, साफ सफ़े होंगे किताब में, 2-3 सफ़े पीछे करें ज़रा, कोई साफ सफ़ा है खाली सा, तो सफ़े के ऊपर जो जो बातें हैं वो लिखना शुरू करें। जो जो भी रूल्स आते गए वो आप, रूल्स तो नहीं है ये, बस जनरल नॉलेज की बात है, लॉजिकल सी। अब आप मुझे टैक्स की एंट्री बता दें। अब आप मुझे टैक्स की एंट्री बता दें, क्योंकि देखें एक्सपेंस हिला है तो फिर टैक्स भी हिलेगा। टैक्स की एंट्री बता दें। जी, करंट टैक्स पे लेके जाएंगे, डेफर्ड पे क्यों नहीं लेके जाएंगे, ये भी मैं कल बात करूंगा, लेकिन एंट्री आपने बतानी है। एक्सपेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट। क्रेडिट नहीं बोलना आज के बाद, आज के बाद हमने कम बोला करना है। एक्सपेंस डेबिट हो तो बढ़ता है, क्रेडिट हो तो कम। एक्सपेंस क्या हो रहा है, एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट, प्रॉफिट ज्यादा होने से टैक्स ज्यादा होगा। टैक्स ज्यादा होने की एंट्री बता दें। जी, कैलकुलेटर पे होगा ना, ऐसे खुद नहीं आएगा। 4.5। जी, आज छठा दिन है हफ्ते का, 6 दिन में 1 दिन छुट्टी नहीं की, हाथ खड़ा करें। ऐसे लोग चाहिए, पिछले 1 महीने में छुट्टी नहीं की। अच्छा, अब हाथ नीचे कर लें, सोच के हाथ खड़ा करना है। 7-14 पे क्लास में पहुंचे होते हैं रोजाना, 3, 4, 6, 7, 8। ओके, नेक्स्ट। ये हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, फिर कहीं होते हैं 5, 6, सवा 7 बजे जो है वो पहुंचने वाले। जी, 17 ज़रब 30%। ये मत समझे बड़े हो गए हैं, इंट्रो पढ़ ली, FR1 पढ़ ली, FR2 भी हो जाएगी, जरा सीरियसली लें FR2 को। ओके जी, बोलें। 5.1 रिवाइज कर लें जरा। एक्सपेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ने से टैक्स, टैक्स बढ़ने की एंट्री एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, हुक्म नहीं, तरतीब। ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब। सवाल की रिक्वायरमेंट को हम फॉलो नहीं किया करेंगे, हम अपनी तरतीब पे चलेंगे,
हम पहले सवाल में प्रॉफिट एंड लॉस बनाया करेंगे ताकि सुने ताकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल आए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलेगा तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना लिया करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी से मिलेगी रिटेन्ड अर्निंग, तो रिटेन्ड अर्निंग जब निकल आएगी तो बना लिया करेंगे बैलेंस शीट। तो ये तरतीब होगी, रूल्स के साथ आगे लिख लेंगे, ये तरतीब होगी। एंड पे हम नोट बनाया करेंगे, पहले प्रॉफिट लॉस बनाया करेंगे, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी बनाया करेंगे, फिर बैलेंस शीट बनाया करेंगे। जी, प्रॉफिट एंड लॉस 2 साल का बनता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी 2 साल की बनती है, बैलेंस शीट 3 साल की बनती है। ये इस स्टैंडर्ड का रूल नहीं है, ये आपके स्टैंडर्ड के अंदर लिखा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, कि ये एक जनरल रूल है अकाउंटिंग का कि हर ऑर्गेनाइजेशन ये करे। आप कहेंगे फाइनल अकाउंट के सवालों में हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे? वहां के लिए भी यही रूल है, फाइनल अकाउंट के सवालों में भी यही करना था, लेकिन डाटा नहीं अवेलेबल होता था। जब डाटा अवेलेबल नहीं होता था तो नहीं करते थे, ठीक है। तो डाटा अवेलेबल नहीं था, मैं 2 सालों का प्रॉफिट लॉस नहीं बनाता था, 2 सालों की स्टेटमेंट चेंज इक्विटी नहीं, 2-3 सालों की बैलेंस शीट नहीं बनाना था, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा करती हैं। अब आप कहेंगे पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो 2 सालों की बैलेंस शीट दी होती है, वो मैं बता दूंगा क्यों दी होती है, उस बात को फिलहाल अभी छोड़ें, ठीक है। स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है भाई कि प्रॉफिट एंड लॉस 2 सालों का बनाया करें, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी 2 सालों की बनाया करें, और बैलेंस शीट कितने सालों की? 3 सालों की। नोट में भी कुछ वजाहत है, अभी उसको छोड़ें जी। प्रॉफिट एंड लॉस अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने रेक्टिफाइंग एंट्रीज को 1 साल के प्रॉफिट एंड लॉस में पोस्ट करना सीखा है। आज हम रेक्टिफाइंग एंट्रीज को कितने सालों के प्रॉफिट एंड लॉस में पोस्ट करेंगे? 2 साल में, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 1 साल की करते थे। 1 साल का प्रॉफिट एंड लॉस बनाना और उसमें गलतियां सही करना, इट इज फाइनल अकाउंट, इट इज फाइनल अकाउंट। और 2 साल का प्रॉफिट एंड लॉस बनाना और उसमें गलतियां सही करना, ये नॉर्मली IAS 8 में आता है, फाइनल अकाउंट के सवालों में नहीं आता। अब 2 साल का प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा अवेलेबल है, उसे खोलते हैं और उसे खोल के गलतियां सही करते हैं जी। सवाल में ये रिक्वायरमेंट कौन सी है? प्रॉफिट एंड लॉस बनाना बी रिक्वायरमेंट, तो आधा सफा छोड़ के पहला वाला रिक्वायरमेंट बी शुरू कर दें। ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं दिया हुआ, कंपनी एक्स, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर ईयर एंडेड। रिक्वायरमेंट मुझे क्या पूछ रहे हैं? रिक्वायरमेंट 31 दिसंबर 2003। अच्छा, 3 के साल में अगर मैं खड़े होके 2 साल का प्रॉफिट लॉस बनाना चाहूं तो किस किस साल का बनेगा? 3 और नहीं, फ्यूचर का नहीं बन सकता प्रॉफिट लॉस, नेवर। मैं 31/12/3 की रात खड़ा हूं, फ्यूचर का प्रॉफिट लॉस नहीं बन सकता। कौन कौन से साल का बनेगा? 2003 और 2002, 2003 और 2002 जी। सवाल में बता दें पीबीटी कितना है? कहां लिखूं? नहीं, किस जगह पे लिखूं? ये लेजर लाइट आप ले। 2003 का प्रॉफिट मैं गलत वाला कहां लिखूं? जरा लेजर लाइट थ्रो करें। लाइन ये रेड वाला बटन जी। 2003 का गलत प्रॉफिट में कहां शो करूं? ये रेड। 2003 का गलत प्रॉफिट में कहां शो करूं जी? ये भाई सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? क्यों गलत कह रहे हैं? क्योंकि
अगर मैंने इधर गलत प्रॉफिट शो कर दिया तो फिर सही प्रॉफिट कहां लिखूंगा, जगह नहीं बचेगी। ऐसा ही है ना। अब दोबारा डाल, राइट, जल्दी कर। नहीं, 2003 का गलत प्रॉफिट 2 के नीचे नहीं लिखूंगा। दोबारा ट्राई कर, भाई को पकड़ाए। 2003 का गलत प्रॉफिट मैं कहां लिखूं? वर्किंग पे कर दें। अच्छा, उसका तरीका भाई सुन लें, हम इस तरह कर दिया करेंगे ब्रैकेट में, ये तरीका होगा। जिस तरह उधर चल रहा है इस तरह इधर भी चलाएंगे। इधर ही, वर्किंग में नहीं, इधर ही। 3 का गलत प्रॉफिट बताएं। 800, 700, ये तरीका है भाई। अब उम्मीद है हमेशा आपको याद रहेगा, थोड़ा सा ड्रामा हो जाए तो हमेशा याद रहता है। लेस टैक्स, लेजर पकड़े भाई। 2003 का गलत टैक्स में कहां लिखूं? 2000 मारना, हाँ, गुड गुड, सही तरह, दोबारा फोकस, ऊपर नहीं जाने। 2003 का गलत टैक्स, गलत इधर लिखूंगा तो आउटर कॉलम में सही जाएगा ना। आप लोग इस तरह नहीं करते थे? कभी कभी पीबीटी ऐसे ही एडजस्टमेंट्स कर देते थे। कल के सवाल में भी की थी, मैंगोरा वाले सवाल में, या जो भी था, ब्रैकेट में करके एडजस्टमेंट्स इधर ही सारी कर दी थी। तो इस तरह करते हैं हम नॉर्मली, वर्किंग नहीं करने की जरूरत, इधर ही फेस पे जी। 340, 320। अच्छा जी, कीप वॉचिंग। 2 की गलतियां, x लिखा हुआ है सवाल में या 0 लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है, सॉरी, मैंने समझा x लिखा हुआ है। अच्छा, 2002 की गलतियां कहां सही होंगी? 2002 की फिगर्स में। और 2003 की गलतियां कहां सही होंगी? 2003 के फिगर में। क्लियर? अच्छा जी, इस साल की मुझे एंट्रीज करवाएं 2002 की, फिर 2003 की करवाएं। एक की मैंने गलतियां सही करनी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कहां सही करनी है। अभी 2 की गलतियां 2 में, 3 की गलतियां 3 में सही करें, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर होता है या एज ऑन होता है? फॉर द ईयर। चलें जी, एंट्री बोलें। प्लान डेबिट, इस टॉपिक को फाइनल अकाउंट की तरह लेके नहीं, एक एक बात सुननी है इस टॉपिक की, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सवाल इतने डिफरेंट किस्म के आ रहे हैं, जैसे डेप्रिसिएशन नहीं होती थी FR1 में, आप कहते थे कि डेप्रिसिएशन में एक सवाल इस तरह आया, दूसरा सवाल इस तरह आया, तीसरा इस तरह आया। तो अगर आप बेस बनेगी पहला सवाल, ये सवाल हम दो दिन करेंगे, आज भी करेंगे, मंडे को फिर दोबारा करेंगे, सारा सवाल खोल के दोबारा करेंगे, ताकि एक बेस बन जाए हमारी। अच्छा, मुझे ये बता दें कि इस एंट्री के अंदर, अच्छा, डबल एंट्री लेके नहीं चला करेंगे हम सिर्फ सिंगल एंट्री लेके चला करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ वो एंट्री पोस्ट कर दें जो प्रॉफिट एंड लॉस को इंपैक्ट करे। डबल एंट्री इस टॉपिक में लेके नहीं चलनी, सिंगल एंट्री लेके चलनी है। कराएं जी। नहीं, आज के बाद डेबिट क्रेडिट नहीं बोलने आपने। एसेट बढ़ा दो, एक्सपेंसेस कम कर दो, बोले। एक्सपेंस कम करने से ये प्रॉफिट है ना, पीबीटी है ना, प्रॉफिट है, प्रॉफिट बढ़ जाता। दोबारा सोचें, व्हाट इज दिस? क्या हो रहा है? एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट। व्हाट इज दिस? प्रॉफिट। प्रॉफिट को प्लस साइन। ये बैलेंस शीट में जाएगा, CTP, P पेबल बैलेंस शीट में जाएगा। ये CTE प्रॉफिट एंड लॉस में। टैक्स एक्सपेंस बढ़ने से, उधर नहीं देखना ना, ये प्रॉफिट है ही नहीं, ये है ही टैक्स।
ये है ही टैक्स। तो बोंगी मारते हैं ना, उधर मैं पहले कह दिया था रूल की तरफ नहीं जाना, फिर बोल रहा है प्रॉफिट। मैंने कह दिया था रूल की तरफ नहीं। व्हाट इज दिस टैक्स जी? टैक्स एक्सपेंस बढ़ने से टैक्स एक्सपेंस बढ़ जाता है। भाई भी हंस रहे हैं, भाई भी हंस रहे हैं। ओके अच्छा जी, टैक्स एक्सपेंस बढ़ने से टैक्स एक्सपेंस बढ़ जाता है। आज की बोंगी 5.1। ओके, इट इज यू नीड अटेंशन, नींद पूरी करके आनी है इस टॉपिक में। 3 में एज इट इज बताएं। आपने व्हाइट बोर्ड पे देखे बगैर सारा नोट करना है, व्हाइट बोर्ड पे नहीं देखेंगे अब आप। एक्सपेंस कम होने से ये 800 क्या है? इसको क्या कर दूं? ओके, टैक्स एक्सपेंस बढ़ने से, एक मिनट देख लेने दें, ये है क्या? टैक्स एक्सपेंस बढ़ने से टैक्स एक्सपेंस बढ़ जाता है प्लस 2 पॉइंट। देखा करें ना किस फिगर को सही कर रहे हैं, उस फिगर की नेचर होनी चाहिए ना। जिसको लेके आ रहे हैं उसकी भी नेचर पता हो, और जहां पोस्ट कर रहे हैं उसकी भी नेचर पता हो। दोनों की नेचर पता होगी तो पोस्ट सही करेंगे ना। इट्स ओवर। जी नई नई क्लास है, पता है मसला होना था। 809 मार्कर मेरा इधर है, आप बोल रहे हैं 809। शुरू के दिन है, नींद पूरी नहीं है। ये सेट में नींद पूरी होनी चाहिए। 809 यहां नहीं लिखना। 717 बहुत खूबसूरत टॉपिक है। 717 809 320 5.1 टैक्स 340 डबल एंट्री साथ साथ नहीं करनी, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे। चलें जी, नोट करें।
ओके नेक्स्ट टेस्ट चेक हो गई, बैठते हैं अभी एंड। ओके जी सवाल की तरफ देखें। 3 का गलत प्रॉफिट ढूंढे 3 का गलत पीबीटी 800, 7 का गलत पीबीटी, सॉरी 2002 का गलत पीबीटी, 2003 का गलत टैक्स, 2002 का गलत टैक्स। 2 की गलतियां प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए किस में सही करनी? 2 में। 2 की गलतियां 2 में, 2 की गलतियां 2 में सही करनी। फॉर द ईयर गलतियां फॉर द ईयर में सही करनी। ओके चलें जी, पकड़ना शुरू करें। पहले 2002 की गलतियां सही करते हैं। एक्सपेंस कम, आपने उधर ना देखें, एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट, ये क्या है, क्या कर दें? बढ़ा दें। नेक्स्ट एक्सपेंस टैक्स वाला, टैक्स एक्सपेंस बढ़ने से, ये तो टैक्स ही पड़ा हुआ है। टैक्स एक्सपेंस बढ़ने से टैक्स एक्सपेंस प्लस 5 एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट, ये क्या है? प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा? 9 से। टैक्स एक्सपेंस बढ़ने से टैक्स एक्सपेंस प्लस 2.7 जी 717 809। फोर 391.9। अच्छा जी, इतना सा प्रॉफिट लॉस बना के आपको 3 में से 2.5 नंबर मिल जाएंगे। 3 में से 2.5 नंबर मिल जाएंगे पेपर में। आधा नंबर मिलेगा ये लिखने का, और रुपीस वगैरह वो लिखना है, वो लिखना है। आधा नंबर मिलेगा ये लिखने का, रीस्टेटेड। आधा नंबर मिलेगा ये लिखने का, रीस्टेटेड, या 0.25 मार्क्स, जितने भी होंगे। असल में ना यूजर के पास 2002 के अकाउंट्स पिछले साल भेज दिए होंगे आपने, तो वो जब निकाल के कंपैरिजन करेगा ना, वो कहेगा यहाँ पे तो कुछ और था पिछले साल। तो उसको जब पता चलेगा ना, अच्छा हाँ गलती सही हुई है, क्योंकि यूजर पता है क्या करता है, पिछले साल के अकाउंट्स निकाल के देखता है घर में कि यार पिछले साल जो है इन्होंने मुझे जो भेजे थे, अच्छा पिछले साल जो 2002 में भेजे होंगे अकाउंट्स, वो आपने जो भेजे होंगे उसमें गलत वाली फिगर्स होंगे ना, क्योंकि उसमें नया स्टैंडर्ड नहीं आया होगा। तो यूजर को बता दें पिछले साल जो तुम्हारे घर अकाउंट्स आए हैं उनको फेंको, अब ये 2002 की फिगर्स मैंने क्या कर दी हैं? चेंज कर दी हैं, रीस्टेट कर दी हैं। क्लियर? 3 के साथ नहीं लिखना, सिर्फ किस साल के साथ लिखना है? 2 के साथ, पिछले साल के साथ। ओके नेक्स्ट, आगे क्या बनाना है? आगे क्या बनाना है? क्यों स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी बनानी है? पैट अवेलेबल है। क्यों स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी बनानी है? पैट अवेलेबल है। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी बनाते हैं। कितने साल की बनानी है? वो सबसे एंड पे कितने साल की बनानी है? 2 साल की। स्टेटमेंट चेंज इक्विटी 2 साल की बनानी है। चलें जी, कंपनी एक्स स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003। इधर ऊपर एक ही साल लिखते हैं, वो नीचे 2 की बना देते हैं, ऊपर एक ही लिखा जाता है। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी देखें इधर भाई, आखिर में
स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कॉलम्स की फॉर्म में 2 सालों की नहीं बनती, स्टेटमेंट इन इक्विटी रोज की फॉर्म में 2 सालों की बनती है। बोले स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कॉलम्स की फॉर्म में 2 सालों की नहीं बनती, रोज की फॉर्म में 2 सालों की बनती है। कैसे? ये मैं आपने समझने के लिए लिख रहा हूं, आपने नहीं ये करना। 2002 की और 2003 की, बल्कि थोड़ी सी ओवरलैपिंग होती है, थोड़ी सी ओवरलैपिंग होती है। 2002 की 2003 ओवरलैपिंग क्यों होती है? एक साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बनता है, थोड़ी ओवरलैपिंग होती है जी। स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में शेयर कैपिटल कॉलम होते हैं, शेयर प्रीमियम कॉलम होता है, रिटेन्ड अर्निंग कॉलम होता है, लेकिन हमारे सवाल में रेलेवेंट सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम है, बिकॉज शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम का डाटा बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ। ओके, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी का फॉर्मेट देखें। यहां आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2002 का, और इधर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2003 का। क्लियर? 2002 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा और 2003 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। ओके, यहां क्या आएंगी? ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग, और यहां क्या आएंगी? क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग। दिस क्लोजिंग विल बिकम, एंड इधर क्या आएंगी? क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग। अब ये आपने रिटेन्ड अर्निंग से डेट्स डालनी है, वो रिवर्स चलते हुए डालनी है, रिवर्स चलते हुए डालनी है। देख ले मैं कैसे चला था, आपने भी इसी तरह करने घर जाके। ऐसे चला था मैं। किस साल का प्रॉफिट चाहिए? फिर 3 का। इससे ऊपर क्या लिखूं? ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग, स्लैश ओपनिंग भी लिख सकते हैं, क्लोजिंग छोड़ें उसको। डेट्स आपने नीचे से डालना शुरू करनी है। सबसे पहले डेट आपने ये डालनी है, सबसे पहले डेट आपने ये डालनी है 31/12/3। अब अगली डेट चलवा दें। इकतीस 12/1, 31/12। ये तरीका हुआ करेगा पेपर में डेट्स डालने। यकम जनवरी 2 भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी, बनाएं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, फॉर्मेट बनाएं, फिर आगे चलते हैं। यहां पे एक लाइन लगेगी, एक लाइन यहां पे लगेगी, ये क्लोज हो जाएगा। दरमियान में डिविडेंड्स आया करेंगे आने वाले दिनों में, माइनस डिविडेंड।
ओके जी। ओपनिंग रिटेन अर्निंग उठाएं सवाल से। 31/12/1 की 31/12/1 की उठाएं, गलत रिटेन अर्निंग। 31/12/1 की गलत रिटेन अर्निंग। एक्सीलेंट। 120 अपने समझने के लिए काम करें। बैलेंस शीट आ रही है ना 3/2/1 की, तो 3 के साथ लिख लें 31/12। RS के ऊपर जो लिखा हुआ है ना 2003, उसके बाद लिख लें 31/12। आगे भी लिखो 2002 के साथ 31/12, आगे 2001 के साथ 31/12। अब रिटेन अर्निंग उठाने में आज के बाद आपने गलती नहीं करनी। रिटेन अर्निंग उठाने में आज के बाद आपने गलती नहीं करनी। तो कौन सी रिटेन अर्निंग उठानी है? जिस दिन की मांगी हुई है। किस दिन की मांगी है मैंने आपसे? 31/12/2001। 31/12/2001 की क्लोजिंग रिटेन अर्निंग उठाएं। कितनी है जी? 120। और इसको 31/12/2001 और इस रिटेन्ड अर्निंग को लिखें इनर कॉलम में। इस रिटेन्ड अर्निंग को कहां लिखें? अभी आपने नहीं लिखनी, इसकी एक बेटर प्रेजेंटेशन है, वो भी मैं बताऊंगा। इसको लिखें इनर कॉलम में। जी बोलें कितनी? 120। 120 लिखने के बाद कुछ गलतियां ऐसी हैं जो अभी तक सही नहीं हुई, वो जरा बता दें कौन सी हैं। 2002 की गलतियां 2002 में सही कर चुके। 2003 की गलतियां 2003 में सही कर चुके। किस साल की गलतियां अभी सही नहीं हुई? 2001 की गलतियां। 2001 की गलतियां कैसे सही करें? स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ 2 सालों का बनाना है, तो मैं तीसरे साल की गलतियां कैसे सही करता प्रॉफिट एंड लॉस बना के? तो मैं नहीं सही कर सका। तो जिस साल की गलतियां नहीं सही हो सकेंगी उसको डायरेक्ट कहां सही कर दिया करेंगे? ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में। किसमें? ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में इस गलती को सही कर दिया करेंगे। गलती कैसे सही हो सकती है? ये अर्निंग है। ये क्या है? अर्निंग या प्रॉफिट। सारे सालों के प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट्स हैं। अब बता दें एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट कितने से? अभी नोट नहीं करना, इसकी बेटर प्रेजेंटेशन मैंने आपको बतानी है। +50। एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है, अभी प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट है, दिस इज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कितने से? -4.5। जी बता दें। 130.5। अभी देखते रहे 130.5। पैट बोलें 2002 का। पैट बोलें 2003 का। कैलकुलेटर की गेम रहेगी। प्रॉफिट लॉस पहले बनाने का क्या फायदा हुआ? पैट की गलतियां सही होके आई थी या वो भी ब्रैकेट्स लगा के करनी पड़ी? सही होके आई थी। अभी नोट नहीं करना। अच्छा जी, बस कैलकुलेटर 5 22.9 83.7। अच्छा भाई, स्टैंडर्ड इस नतीजे पे पहुंचा है कि जो पिछले साल की गलती है उसको एक लाइन और डाल के शो करो, अलग से नजर आए कि पिछले साल की गलती कितनी है। तो उसको एक लाइन और डालेंगे और एक लाइन और डालकर इसको शो करेंगे। प्रेजेंटेशन का तरीका है ना, बस मैंने क्या कर दिया है, सिंगल लाइन में शो कर दिया। स्टैंडर्ड कहते हैं नहीं, 3 लाइनें कर दो। 120 को ऊपर ले जाओ और 15 और 4.5 को यहां लिखो।
ताकि यूजर को पता चले 120 थी, 15 और 4.5 एडजस्ट हुआ। ये अभी आपको इस तरह नजर आ रही है, क्या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं? 120 और 15 और 4.5 का डिफरेंस इस तरह भी लिख सकता हूं। कौन सी प्रेजेंटेशन बेटर है? चलिए ठीक है, आपकी नजर में पहले वाली बेटर है, और करनी पेपर में इस तरह है। ठीक है, करनी पेपर के अंदर इस तरह। ठीक है, इट इज अनएडजस्टेड, इट इज एडजस्टमेंट। आपको शायद इसलिए लग रहा है आपको मिटाना पड़ेगा, आपको सारा क्रॉस करना पड़ेगा, खैर है वो आपका मसला है। इट इज, मेरे से गलती हुई, मुझे कहा देना चाहिए था 2 लाइनें छोड़ दें, उसके लिए माजरत। इट इज, दीज आर, नहीं एडजस्टेड नहीं, ये एडजस्टेड, दिस इज, दीज आर, दिस इज। अच्छा, अब ये पॉसिबल नहीं होता ना यूजर को 6 सालों की स्टेटमेंट चेन इक्विटी बना के दें, बहुत यूजर भी परेशान हो जाएगा। इसलिए अकाउंटेंट्स पता है किस नतीजे पे पहुंचे हैं? कहते हैं 3 की गलतियां 3 में सही करो, 2 की 2 में सही करो, और 1, 0, 0, 99, 98 सारे गलतियां यहां सही कर दो डायरेक्ट। ये सारे सालों की गलतियां यहां सही कर दो, कोई जरूरत नहीं है 6-7 सालों की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने की। तो 3 की गलतियां 3 में, 2 की गलतियां 2 में, पिछले सारे सालों की गलतियां कहां सही कर दो? डायरेक्ट रिटेन्ड अर्निंग में, डायरेक्ट रिटेन्ड अर्निंग में। ओके जी, अब आप बता दें सवाल से जो आपने उठाया वो कितने? ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग बोले जी 120। इसमें क्या इफेक्ट ऑफ करेक्शन, इफेक्ट ऑफ एरर या इफेक्ट ऑफ करेक्शन? करेक्शन जी, इफेक्ट ऑफ करेक्शन शो कराएं। एक्सपेंस, थोड़ी सी जगह दोबारा बचेगी ना ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग के लिए। इफेक्ट ऑफ करेक्शन, इफेक्ट ऑफ करेक्शन, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग जी। ये क्या है? अर्निंग। अर्निंग का मतलब प्रॉफिट, अर्निंग का मतलब प्रॉफिट। एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट कितने से? ये क्या है? बढ़ रहा है। एक्सपेंस बढ़ने से अर्निंग माइनस, इट इज हाउ यू विल शो इट जी। 10.9, 10.5। अब ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग दोबारा शो करें। 130.5। यूजर को बताएं कि ये मैंने क्या कर दी है? रीस्टेट। ये मैंने क्या कर दिया? रीस्टेट जी। बताएं अब एरर्स को ब्रैकेट में सही करेंगे या एरर्स को फेस पे सही करेंगे? कैलकुलेशन के फेस पे सही करेंगे। इट इज अ बेटर प्रेजेंटेशन, इट इज अ बेटर प्रेजेंटेशन। तो ये स्टेटमेंट चेन इक्विटी का फॉर्मेट है, काट के नोट करनी है काट के नोट कर लें, इट्स अप टू यू, इट इज फाइनल जी। मैं आने लगा हूं उसकी तरफ। रीस्टेटेड का लफ्ज़ एक और दफा आना है, 2 दफा बल्कि और आना है, वो भी वेट करें। ठीक है, खुला टाइम है, 2 मिनट है हमारे पास, खुला टाइम है। इधर देखें, इधर देखें, यहां क्या लिखूं? किस साल का?
यहां क्या लिखूं? तरतीब से चलें, तरतीब से चलें, तरतीब से चलें, देखते रहे, देखते रहे। अच्छा, यहां क्या लिखूं? ओपनिंग रखें। यहां, यहां, यहां क्या लिखूं? प्लीज प्लीज देखते हैं। यहां 31-12। लेकिन एक और काम करें, रिपीट करें इसको, इस लाइन को रिपीट करें, इस लाइन को रिपीट। अब समझ आई? अब समझ आई? इसको रिपीट करें। इधर डालें, रेड मार्कर उठाने का टाइम नहीं है। इधर डालें क्या? इफेक्ट ऑफ। अच्छा, कौन सी करेक्शन सही कर लें? जो हो गई है, जो रह गई हैं? किस साल की रह गई हैं? अच्छा, ये फिगर सवाल से उठाएं। 120। अब ऊपर से नीचे चलेंगे जी, बोलें। 15 जी, 10.5, 130.5। आगे अब कुछ भी नहीं रह गया। पेट पकड़, 5, 461 पॉइंट। अच्छा, अब कल भाई याद कराइएगा, आपको मैं समझाऊंगा रीस्टेटेड 3 जगह क्यों लफ्ज़ आने। ये कल याद कराइएगा। फॉर्मेट तो पूरा कर लेना, ऐसे गलती ना रह जाए। रीस्टेटेड 3 जगह क्यों आना है। चलें जी, क्लास ओवर। होमवर्क, फाइनल अकाउंट, पास पेपर, वही वाले पास पेपर है। मेरे पास नया सेट भी है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपकी ग्रिप मजबूत ना हो और नोट्स अच्छी तरह ना आए। सबसे पहले तो होमवर्क में लिखें लास्ट 3 लेक्चर्स रिवाइज करने हैं। आज वाला नहीं, आज वाला तो करना ही है, लास्ट 3 लेक्चर्स रिवाइज करने हैं। लास्ट 3 लेक्चर्स सारे नोट्स के हैं, जिसमें नोट्स आ रहे हैं। लास्ट 3 लेक्चर्स के नोट्स अच्छी तरह पढ़ने हैं। और पास पेपर का क्वेश्चन 1 और 6 कर लीजिएगा तो बहुत ही आला है। पास पेपर का क्वेश्चन 1, 6 और 5। बाद में कभी टाइम नहीं मिलना आपको, सारे क्राइम है क्लास में। 1, 6 और 4 कर लीजिएगा, 4 ज्यादा बेहतर है। 1, 6 और 4 में आपको ये भी मिलेगी एडजस्टमेंट, ये वाली एडजस्टमेंट मिलेगी इफेक्ट ऑफ करेक्शन की। जल्दी जल्दी क्लास फ्री कर दें, किसने 9 बजे जाना होता है क्लास में।